नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन की शुरुआत एक दो तस्वीरों से करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिन के दौरे पर हैं और आज वो लखनऊ पहुंचे तो प्रतिष्ठित नदवा कॉलेज में गए। ये वही शिक्षा केंद्र है जहां कभी मुलायम सिंह जाते थे तो देश में जो उनके विरोधी दल हैं वो हल्ला मचा देते थे कि मुलायम सिंह तो नदवे के फरमान पर राजनीति करते हैं या नदवे के इशारे पर चलते हैं। कल के मंथन में हमने सवाल उठाया था दारुल उलूम देवबंद को लेकर और उस वक्त हमने ये भी कहा था कि कोई सरकारें क्या ये जो इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे नदवा हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो या अन्य जो बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्र हैं, क्या इनसे कोई सरकार का व्यक्ति कोई बात करता है? क्या बुला के इनसे बात नहीं की जा सकती कि वो अपने रवैये को प्रोग्रेसिव करें? कल ये बात हमने की ही थी। मैं कतई ये दावा नहीं करता कि मेरे ये मुद्दा उठाने से राजनाथ सिंह वहाँ चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अदृश्य कुछ चीज़ें होती हैं और वो बहुत कुछ चला करता है पर्दे के पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। पॉजिटिव बोलेंगे तो माहौल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलेंगे तो माहौल नेगेटिव होगा। तो जो हमारे मुख से चीज़ें निकलती हैं उनकी तरंगें बहुत दूर तक जाती हैं और जो रिसिप्टर होते हैं, रिसीव करने वाला तंत्र होते हैं, वो कहाँ रिसीव कर लें और कहाँ उनका असर दिख जाए पता नहीं। ऐसा बहुत बार वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सामने आया है। लेकिन जो मुद्दा हम उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं सरकार या उसके मन में कोई एक बात आई, कोई मंथन हुआ और आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नदवा कॉलेज गए। करीब 2 घंटे तक वहाँ नदवा कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई वहाँ के प्रमुख लोगों से और उसके बाद फिर वो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें जरा दिखाई जाएं। ये वो 2 तस्वीरें हैं। लखनऊ का ये नदवा कॉलेज है, प्रतिष्ठित नदवा कॉलेज, इस्लामिक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, दारुल उलूम जैसा ही इसका ओहदा है और नदवा को लेकर बहुत बार यहाँ तक नदवा कॉलेज की छवि भी अजब तरीके की बन गई थी या बना दी गई थी, बयान दे देकर, या कुछ चीज़ें ऐसी विवादित रही भी होंगी। लेकिन नदवा कॉलेज हो, देवबंद हो, बरेली हो, यहाँ को लेकर एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश होती है और कहा जाता है कि नहीं, ये कॉलेज या जो शिक्षा केंद्र हैं ये वास्तव में कम से कम पढ़ाई का अड्डा नहीं है और तमाम उल जलूल गतिविधियों का अड्डा है, देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा। ये भी कहा गया है पूर्व में कई बार और ये कहने वाले हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। मुलायम सिंह यादव नदवा कॉलेज अक्सर जाया करते थे कभी कभार जब उनको मिलना होता था और चुनाव के वक्त जब वो कभी नदवा कॉलेज चले जाते थे तो ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी नदवा के जरिए मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है या उन नदवा के इशारे पर उनकी सरकार चल रही है, पार्टी चल रही, इस तरह की बातें की जाती रही हैं। राजनाथ सिंह के पक्ष में दलील हो सकती है कि लखनऊ के सांसद हैं, वो जा सकते हैं अपना संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ये एक साधारण बात नहीं है। देश के रक्षा मंत्री और जिनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत कट्टर नहीं है और यूँ कहें कि बिल्कुल कट्टर नहीं है राजनाथ सिंह की, और पब्लिक के बीच में राजनाथ सिंह को एक कट्टर नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। वो राजनाथ सिंह आज गए या उन्हें वहाँ भेजा गया। ये 2 तस्वीरें हैं। अब जो दोनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं, वर्तमान माहौल, बहुत सारी खबरें। 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक, बहुत बढ़िया, तमाम इस तरह के जो प्रयास चल रहे हैं विपक्ष को एक करने के लिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उन एलाइज, उन सहयोगियों के पास जा रही है या वो सहयोगी उनके पास आने के लिए व्याकुल हैं, जो सहयोगी पिछले चुनाव में चाहे 14 हो चाहे 19 हो उनके साथ रहे हैं। 14 दल 2014 के बाद से 14 बड़े राजनीतिक दल
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन छोड़ चुके हैं और उसमें वो बड़े दल हैं। 23 तारीख को जो पटना में बैठक विपक्ष की हो रही, नीतीश कुमार ने बुलाई है, उस बैठक में तकरीबन 10 राज्यों के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वहां पर। और जो भाजपा के ज़्यादातर एलाइज हैं वो भाजपा के कंधों के भरोसे ज़्यादा हैं। जो विपक्षी एलाई इकट्ठा हो रहे हैं उनकी अपने अपने राज्यों में वो क्षेत्रीय छत्रप हैं, अपने अपने राज्यों में उनकी पकड़ है। ये अंतर है। संघ की टिप्पणी जरिए ऑर्गेनाइजर कि केवल हिंदुत्व और मोदी का चेहरा नहीं चलेगा, इस तरह की चीज़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी, संघ और पूरे हिंदू संगठन एक तरीके से नए सिरे से कवायद में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है कि कम से कम जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो एक इमेज है मुसलमान विरोधी, चाहे विपक्ष बनाता हो या मुसलमानों के अंदर खुद भी कोई मलाल हो मन में, लेकिन कम से कम उस इमेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, माना जाता है ऐसा। और वहाँ से निकलकर फिर मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, तो ये कह सकते हैं कि भाई हम सभी धर्मों को या सभी जगह जो सभी मजहब हैं, पंथ हैं, उनको हम एक सी निगाह से देखते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये निश्चित तौर पर ये सामान्य विजिट नहीं थी राजनाथ सिंह की, एक राजनीतिक घटनाक्रम इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। वहाँ क्या बात हुई राजनाथ सिंह जाने या नदवे के लोग जाने, अभी तक वो कोई अंदर की बात इस तरह की निकल कर आई नहीं है। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, ओम प्रकाश राजभर पहले योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे और लगातार मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते रहे हैं, उनके बारे में वो जरूर टिप्पणी करते रहे। इसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ा, सपा के साथ गए, 2022 का चुनाव लड़ा और अब ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह एनडीए में तलाश रहे हैं। बात उनकी लगभग हो गई, सब कुछ मामला तय हो गया, लेकिन लफड़ा ये है कि बाबा योगी आदित्यनाथ क्या उन्हें हरी झंडी देंगे क्या, क्योंकि योगी जी बहुत नाराज थे, अब अभी भी हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं इसमें राजभर और उनका बेटा बाबा के सामने बैठे हुए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बातें करती हैं और बहुत सारे संकेत और संदेश दे रही हैं। क्या ये राजभर से कहा गया कि योगी जी को मनाओ, या आंख का पर्दा कि भाई योगी जी जब एंट्री देंगे तभी केंद्रीय नेतृत्व उसको हरी झंडी देगा? क्या ये एक प्रक्रिया अपनाई गई है कि योगी जी से मिलो, हम तो आपको ले ही लेंगे, और योगी जी को भी संकेत दे दिया हो कि भाई वक्त की नजाकत है, गुस्सा थूक दो और इनको शामिल करो, क्योंकि 1, 2, 3, 4% वोट ये हो सकता है। तो इस तरीके से बीजेपी अपना पूरा जो ताना बाना है, जो व्यूह रचना है 2024 के चुनाव की कर रही है। और यही हालत है कि बीजेपी, यही वजह है कि बीजेपी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार में मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी से भी एक तरीके से उनका जो गठबंधन है एनडीए में, वो भी पुराने सहयोगी वो भी एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि अब कोई विकल्प उनके पास भी नहीं बचा। और मुझे ऐसा लगता है जो तमाम तरीके की खबरें हैं कि मांझी ने बाकायदा इधर बात पक्की करने के बाद नीतीश से किनारा किया है। और आज नीतीश कुमार ने एक अजब गजब बयान दे दिया कि मांझी गठबंधन की बातें लीक करके बीजेपी को बताते थे, इसलिए हम लोग उनको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे थे और इसीलिए वो गठबंधन से गए। लेकिन एक बात तो तय है कि जो क्षेत्रीय दलों का जो गठबंधन विपक्ष बना रहा है उसमें मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी या तो राज्यों में सरकारें हैं या वो एक अच्छी खासी ताकत और हैसियत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास 2-2, 3-3, 4-4% वोट वाले लोग आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि खुद ही बहुत बड़ा इंजन है, इसलिए वो चीज़ों को खुद भी घसीट लेते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने लोगों को ले रही है। एक घटनाक्रम और निकल कर इस बीच सामने आया कि महान दल केशव देव मौर्य के नेतृत्व वाला महान दल, ये मौर्य की तस्वीर है
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम पर, फिर दूसरे मौर्य केशव प्रसाद मौर्य, और ये है केशव देव मौर्य। अब पता नहीं क्या सिस्टम इनका बना नहीं बीजेपी में सीधे, या बीजेपी की ही कोई रणनीति है कि अब ये मायावती को समर्थन कर रहे हैं, यानी मायावती के साथ इनका कोई गठबंधन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहती कि मायावती से किसी बड़े दल का गठबंधन हो जिसके पास उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक वोट बैंक हो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल हैं इनको अपने के साथ में, दूसरे जो उनके अप्रत्यक्ष रूप से बसपा जैसे सहयोगी दल हैं उनके साथ एक तरीके से उनका गठबंधन हो रहा। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का और वो राज्य जो देश की राजनीति है उसको लेकर ये हो रहा है। छोटे छोटे दल अगर बड़े इनको बीजेपी जैसे बड़े दल का साथ ना मिले तो ये बेदम नजर आते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े दल का चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो अगर इनको मिल जाता है तो ये समीकरणों को फिर उलटफेर कर देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी, सपा और जो कांग्रेस पार्टी इन्हीं छोटे दलों की सहारे अपनी जो चुनावी व्यूह रचना वो कर रहे हैं। और ये छोटे दल बड़े बड़े दलों के मुकाबले छोटे छोटे दल इनकी सियासत भी काफ़ी बड़ी होती है और ये डील भी कर लेते हैं, सांसद, मंत्री, विधायक इस तरह की चीज़ों को कर लेते हैं। तो मंथन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, छोटे दल बड़ी सियासत। तो कुल मिलाकर जो गुणागणित या चुनावी व्यूह रचना हमने अपनी छोटी सी समझ से अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इन 80 लोकसभा की सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक जो उत्तर प्रदेश से जो भी राजनीतिक दल यहाँ से बढ़त बनाकर जाता है, केंद्र में उसकी सरकार बनती रही है, प्रधानमंत्री उसका होता रहा, ऐसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में चाहे 14 हो चाहे 19 हो, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन क्या इस बार भी ये प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन, उसके नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई इस बार 80 मिशन 80, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 80 की 80 सीटें वो जीत जाएंगे। और ऐसा जीत जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा करिश्मा भी होगा, इसको फिर एक हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां सामने नज़र आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में क्या बात हुई, असली बात तो हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन जो भी एक सार्वजनिक करने वाली जो भी बातचीत है उसको सुनिए ओम प्रकाश राजभर के जरिए। कम हो रही हैं क्या लगता है? नहीं, देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे, कुछ बिल्कुल आए थे, नहीं कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं। शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही है। क्या सहमति नहीं बन पाई? किस लिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? कि जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही आप रहते हैं या जहाँ राजभर का अपना अंदाज है, अंदाजे बयां के लिए बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन्होंने उसी तरीके से अंदाजे बयां किया। मंथन की शुरुआत से पहले हम दस्तूर है जो मेहमानों का हम परिचय कराते हैं। मेरे साथ इस वक्त जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संजय जी बीच बीच में हमारी बात होती रहती संजय चौहान से। और संजय चौहान की पार्टी का पूर्वांचल में काफ़ी वोट बैंक है और ठीक ठाक पिछली बार संजय चौहान लगभग चुनाव जीत गए थे।
लोकसभा का, लेकिन पता नहीं कैसे आखिरी में हार गए। इनको भी पता है, सभी को पता है कैसे हार गए, लेकिन इस बार मोर्चा कसे हुए हैं। अभी भी सपा के साथ हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी। अभी हो सकता है संजय जी कुछ कहें तो पता चलेगा कि अभी हैं कि नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी भी सपा के साथ हैं वो। जी बिल्कुल, अभी समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा लखनऊ से जुड़े हैं। उत्कर्ष जी आपका भी स्वागत। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में घूम घूम कर राजनीतिक टोह लेने वाले राजनीतिक संपादक, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राघवेंद्र सिंह राजू का एक लंबा अनुभव है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महान दल के नेता को हमने आमंत्रित किया है, हो सकता है वो आ जाएं, ऐसा कहा गया है कि वो आएंगे। चूंकि मंथन की शुरुआत हमने राजनाथ सिंह के नदवा कॉलेज के कार्यक्रम में जाने से की थी, तो हम सीधे उत्कर्ष सिन्हा के पास जाएंगे और इसके जरा मायने समझेंगे। ये सामान्य बातचीत है कि प्रिंसिपल साहब सैदुर रहमान नदवी ने बुलाया उन्हें और वो चले गए, या फिर इसके पीछे भी कोई चश्मा है, किसी तरह अन्य तरीके से इसको देखा जाता है उत्कर्ष जी, या क्या है गुणागणित? क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है, तो हमको तो हर चीज चुनाव में ही दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात, दो बातें इसमें रेफरेंस है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है। जैसे नदवा कॉलेज जो है वो बहुत प्रतिष्ठित है, पूरी दुनिया में बहुत प्रतिष्ठा है इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए, और नदवा कॉलेज के ट्रांसलेशन की ही मान्यता यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी वही होता है कि सर्टिफिकेट अगर ये है कि ये ट्रांसलेशन नदवा कॉलेज का है तो ही माना जाता है कि ये ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है। दूसरा, नदवा कॉलेज की कभी भी तमाम कोशिशों या दुराग्रहों के बावजूद ऐसी इमेज नहीं बन पाई कि वहां पर उत्कर्ष जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज विलीन हो गई। दूसरी बात ये है सर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तक लखनऊ की राजनीति करते रहे, नदवा कॉलेज के साथ बड़े एक हार्दिक रिश्ते बने रहे, और मौलाना राबे हसन नदवी जी जिनका देहांत हुआ, लंबे समय तक नदवा कॉलेज के प्रमुख थे, उनकी छवि भी सर्वस्वीकार्य छवि थी। राबे हसन जी के निधन के बाद से राजनाथ सिंह जी वहां नहीं गए। आज वो असल में जो बताया गया वो ये था कि मौलाना राबे हसन नदवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं। लेकिन आपने जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि मौलाना साहब जब मौलाना राबे हसन को श्रद्धांजलि देने और नदवा कॉलेज के कैंपस से जब निकले तो सीधे मनकामेश्वर मंदिर गए। तो वो एक तरीके से वो वाली छवि को बैलेंस करने की कोशिश थी, हालांकि उसकी भी एक अलग राजनीति चल रही है। मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्या गिरी जी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा तलखी में थी, और तलखी इसलिए कि उनके इस मंदिर के सामने ही एक नया शनि मंदिर बना है और वहां पर शासन प्रशासन के लोग कुछ ज्यादा ही दौरे करने लगे थे। तो कुछ बैलेंसिंग एक्ट भी, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन राजनीतिक गुणागणित की बात हम कर रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक बैलेंसिंग एक्ट था, एक तरफ वो नदवा कॉलेज जाने के बाद मनकामेश्वर मंदिर जाते हैं अपने उस एंगल को सेटल करने, और दूसरा वहां मनकामेश्वर मंदिर भी जाते हैं तो वो भी एक एंगल है जिसको वो सेटल कर रहे हैं। ये आज के उनके दौरे में खास बात ये थी कि वो पहले वो तमाम धार्मिक जगहों पे गए हैं, चाहे मतलब या इस तरह की जगहों पे गए जहां पर वो ये आइडेंटिटी जुड़ती है। लखनऊ की राजनीति के भीतर राजनाथ सिंह जी अपने आप को स्थापित किया है उन्होंने, और स्थापित करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरासत के तौर पर। और इसलिए कभी राजनाथ सिंह ने अपने ऊपर कम्युनल पॉलिटिक्स का दाग लगने नहीं दिया है, बहुत करीने से वो इससे अपने आप को बचा के रखते हैं। आज भी नदवा कॉलेज जाना एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया उन्होंने, और वहां से मनकामेश्वर मंदिर निकल के उन्होंने बैलेंसिंग जेस्चर दे दिया। तो एक तो ये बात आज की इस पूरी, क्योंकि जो भी मुलाकात हुई है वो उसकी सूचना किसी मीडिया कर्मी को नहीं दी गई, अंदर भी कोई नहीं गया, सीधे सीधे यही कहा गया तमाम जानकारियां लेने के बाद कि वो मौलाना राबे हसन नदवी जी को श्रद्धांजलि देने गए थे।
और चूंकि उनके देहांत के बाद से वो लखनऊ उस तरह से नहीं आ पाए, समय नहीं निकाल पाए, तो आज ये एक्ट उन्होंने किया। लेकिन राजनीतिक निहितार्थ जो आपने कही दुर्गेश जी, वो बिल्कुल उसमें स्पष्ट है कि एक लखनऊ की राजनीति अगर आपको करनी है तो आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर सकते। आप देखिए लखनऊ की नुमाइंदगी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की, या उसके बाद जब एक बार स्वर्गीय लालजी टंडन ने की, तो भी लालजी टंडन की इमेज भी वही इसी लाइन पर थी। वो पुराने लखनऊ के रीति रिवाज और गंगा जमुनी तहजीब के साथ ही रहे, और राजनाथ सिंह जी भी वही अपने आप को उत्कर्ष जी, थोड़ा सा मैं इसको जरा अन्य थोड़ा सा और बड़ा कैनवास में देख रहा हूं इसको, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल हलचल मची हुई है चारों तरफ, कोई कह रहा अभी थोड़े दिन प्री जो अवधि है उससे पहले चुनाव हो जाएगा, जिस तरीके से उठापटक मची है, संघ की टिप्पणी है, ऑर्गेनाइजर, बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही, और उसको लेकर इस मसले को थोड़ा सा हम लखनऊ से बाहर भी देख रहे हैं, या पूरे देश में कोई संकेत और संदेश के रूप में क्या इसको देखा जा सकता है क्या उत्कर्ष जी? बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, एकदम साफ देखने की बात है कि ऑर्गेनाइजर की टिप्पणी एक टिप्पणी नहीं है। पिछले कुछ दिनों को अगर आप ऑर्गेनाइजर को पढ़िए तो समय समय पर कई इस तरह की टिप्पणियां आई हैं जिसमें केंद्र सरकार को सचेत करने की या चेतावनी देने के संकेत उसमें हुए हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में हालिया चुनाव जो खत्म हुआ विधानसभा का, जिसमें उसके पहले बीजेपी के एक धड़े ने बहुत कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की थी, चाहे वो हिजाब का सवाल हो या उसके अलावा और भी दूसरे सवाल हो। हनुमान जी तक को बीच में लाया गया इस चुनाव के मैदान में, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुआ। अब तो एक तरफ ये है कि ये इट इज टू मच नाउ, थोड़ा इसको बैलेंस करो, ये पूरा स्वीकार्य नहीं है। अब ऑर्गेनाइजर ये संकेत दे रहा है या पार्टी का एक धड़ा इस लाइन पर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ सीक्वेंस दिख रहे हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस क्या है कि ये अनाउंसमेंट है कि राम मंदिर का 2024 के फरवरी में जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की, ईश्वर की, तो उस वक्त के पहले का माहौल क्या बनेगा। मेरी जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रसून जोशी को एक अयोध्या के स्कॉलर के साथ मिलकर के एक 10 एपिसोड की OTT सीरीज लिखने को दी गई है, और वो डायरेक्ट मॉनिटर हो रही है पीएमओ से। अक्टूबर में रिलीज होगी अभी तक, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक वो चलेगा। उसके बाद फिर जनवरी से फरवरी तक का माहौल ये बनेगा, और उसके बाद फिर चुनाव तब तक तो आ ही जाएंगे। तो एक धड़ा, एक स्ट्रेटजी ये भी है कि भगवान राम का जो पूरा एक इशू है, जो एक मुद्दा है, जिसको कि अगर आप देखें तो अडवाणी जी की रथ यात्रा से वो जुड़ के राजनीति को, भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाता है, बात है, वो मुद्दा भी चलता रहेगा। और दूसरे साथ तरफ एक ये भी लाइन देने की कोशिश की जाएगी कि नहीं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, और हार्डकोर हिंदुत्व या उग्र हिंदुत्व के नहीं है तो कुछ चेहरे इस काम में लगेंगे जो सामाजिक समरसता या गंगा जमुनी तहजीब को सामने लेकर के आएंगे। तो ये एक बड़ी 2 लाइन की स्ट्रेटजी है, जो दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन दोनों को मिला के ही पूरी लंबी लाइन खींची जा सकती है, बड़ी लाइन बनाई जा सकती है। कुल मिला के दोनों को मिला के एक बहुत लंबी लाइन खींच दी जाए। बीजेपी के नेतृत्व तो ऐसा कर रहा है, ऐसा करना चाह रहा है। मैं संजय चौहान के पास जाना चाहूँगा। संजय जी, जो छोटे दल हैं, मैं दलों में छोटा बड़ा बांटना नहीं चाहता, लेकिन कहना ही पड़ता है, क्योंकि राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है। कुछ दल मतलब दल है, किसी के पास संसाधन कम है वो छोटा है, संसाधन ज़्यादा दे दो वो बड़ा हो जाएगा, बात ठीक है। आज एक खबर आई कि राजभर जी योगी जी से मिले, और हाल में उनके पुत्र के कार्यक्रम में तमाम बीजेपी के नेता भी गए। खैर, कोई बुलाए, आप भी बुलाओ तो आपके कार्यक्रम में बीजेपी के नेता आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राजनीति में समरसता भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन छोटे दलों की भूमिका, और अभी बीजेपी से अलग हुए, योगी जी को आड़े हाथ ले रहे थे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या कहा, फिर आपके गठबंधन में आए, फिर निकल गए। एक तो राजभर की विश्वसनीयता क्या अभी इतनी बची है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटे दल हैं, चाहे
अब महान दल ने कहा कि भाई बसपा के साथ हम चले जाएंगे, बसपा के साथ कुछ काम करेंगे, आपके साथ थे पहले, बड़ा विवाद बवाल हुआ। तो ये बीजेपी की कोशिश है कि जो ये दल, जो उनके पुराने साथी इधर उधर बिछड़ गए थे, उनको एकत्र करके जो एक वोट बैंक है पिछड़ों दलितों का, उसको एक करे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं संजय जी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे लीडर हैं जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। उनकी व्यक्तिगत हितों की पॉलिटिक्स है और अपने और परिवार को देश में के संवैधानिक पदों पर ले जाना उनकी कोशिश है। समाज और मास के लिए उनके पास कोई विचारधारा और कोई सोच नहीं। ऐसे में कब वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, कहां उनका काम बनेगा, कहां सत्ता में जाने का मौका मिलेगा, कहां सांसद और विधायक बनने का मौका, वो इसकी ताक में रहते हैं। हम छोटे दल जरूर हैं, लेकिन हमारी अपनी एक विचारधारा है, जनवादी विचारधारा, समाजवादी। तो हम वही रहेंगे जहां हमारी सोच और हमारी समझ मिलेगी। और ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में हम लोगों के साथ थे और हर मंच पर कह रहे हैं कि अभी जो सफलता बीजेपी समाजवादी पार्टी को मिली है उसमें उनका एक बड़ा योगदान जी। लेकिन इस तरफ भी आप सब लोग देखिए कि जहां राजभर वोट है वही एक चौहान का बड़ा वोट बैंक, और उनसे उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है। और जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन की उसमें ओम प्रकाश राजभर से कहीं ज्यादा भूमिका चौहान समाज की थी, क्योंकि चौहान अभी तक जो 2022 के चुनाव से पहले तक ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए इंटैक्ट था जी। 95% वोट वो बीजेपी को देता था। हाँ हाँ, फागू चौहान जैसे नेता थे, उनके पास बहुत सारे और नेता चौहान बिरादरी से उनके पास थे। बीजेपी की विचारधारा के अगेंस्ट जनवादी और समाजवादी विचारधारा को प्रसारित करके लोगों को, अपने लोगों को खड़ा किया और यह परिणाम आने में जनवादी पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही है। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, सब बोलते हैं, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर का परफॉर्मेंस देखिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनसे किसी दल ने गठबंधन नहीं किया, तो क्या वो किसी सीट पर 10,000, 12,000, 15,000 वोट भी पा पाए पार्लियामेंट? अब स्थिति की वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, चूंकि समाजवादी पार्टी ने 2022 में यह साबित कर दिया कि हम जिस विषय पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से पिछड़े समाज की सभी जातियों को सम्मान देकर के जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को साथ में लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को डर है कि 2022 तो हम किसी भी तरह से रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन ये अभियान अगर चलता रहा तो 2024 बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी और जो इसका अलायंस सेटअप हो रहा है एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर तमाम सारी उलझुल बातें बोल रहे थे, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे, कई मंचों पर मैं भी उनके साथ बैठा रहा और जिस तरह का भाषण उन्होंने योगी जी को लेकर के किया, लेकिन वो सारी चीजें बीजेपी मैं समझता हूं कि दरकिनार करेगी, क्योंकि उसे भय है कि समाजवादी पार्टी और जो महागठबंधन बन रहा है ये उनके सामने एक बड़े चैलेंज के रूप में। स्क्रीन पर ये तस्वीर है संजय जी, स्क्रीन पर तस्वीर है कि योगी जी भी बहुत, उनकी शारीरिक भाषा कोई बहुत प्रसन्न नहीं दिख रही है, और राजभर और उनका बेटा भी सामने बैठा हुआ, जो तस्वीरें आई हैं, हालांकि वो सिरे से राजभर जी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब पता नहीं कहाँ से तस्वीर आ गई, लेकिन हम लोगों के पास आ गई, तो जाहिर सी बात है कि हमको चर्चा करना इस पर पड़ गया। एक ब्रेक पर मुझे जाने का इशारा हो रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ इसी से संबंधित कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आप देख रहे हैं सारथी।
ब्रेक से लौट आए हैं। इस दरमियान एक और हमारे मेहमान किशन देव मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, महान दल के प्रदेश प्रभारी हैं। मौर्य जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। अब मैं सीधे मोहित पांडे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित जी के पास जाऊंगा। मोहित जी, चुनाव जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत जुझारू तरीके से लड़ती है, बहुत मजबूत संगठन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा नेता, बहुत सारी खूबियां हैं आपके पास में। लेकिन सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आ रही है कि जो सांसद आपके चुनाव लड़े थे वो पूरे 5 साल ऐंठ में रहे कि मोदी जी के नाम पर हमें वोट मिला है, हम जनता का काम क्यों करें, और नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। आप पार्टी के नेता, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ किया है, लेकिन मैं अभी राघवेंद्र राजू से पूछूंगा तो 10 जगह वो बता देंगे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं किया, वहाँ नहीं किया, वहाँ नहीं किया। एक विषय ये है। दूसरा, संजय चौहान कह रहे हैं कि जो गठबंधन विपक्ष का बन रहा है, अखिलेश और उनके साथियों का उत्तर प्रदेश में, और जो 23 तारीख को बैठक होने जा रही है, बीजेपी की बेचैनी उससे जरूर बढ़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर डेंट होता है तो बीजेपी को दिक्कत होगी। मोहित पांडे, देखिए, अभी आपने कहा कि कई विशेषताएं हैं भाजपा की, तो जो विषय है उस पर रहते हुए मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी विशेषता हम लोगों में ये है कि पहली चीज तो ये, मतलब ये कथनी और करनी का फर्क नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा भी एक ही बात है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हम राजनीति करते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप अगर गठबंधन की राजनीति की बात करेंगे तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें भी केंद्र में या प्रदेश में अगर आती हैं तो भी गठबंधन के साथ हम सरकार को चलाते हैं। इसका उदाहरण लेटेस्ट महाराष्ट्र का उदाहरण है, और केवल उस सरकार को चलाते ही नहीं है, छोटे दल को बड़ा प्रतिनिधित्व भी दे देते हैं। उनकी अगर सीटें कम भी हैं तो भी मुख्यमंत्री उनका है। अगर आप 2014 और 2019 के चुनावों की बात करें, पूर्ण रूप से पर्याप्त बहुमत से अधिक हमारे पास सीटें 282 मिली, 303 मिली, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी हम लोग गठबंधन को साथ लेके चले, उनको सबको प्रतिनिधित्व भी दिया। तो ये भी एक हमारी विशेषता है कि सबको साथ लेके चलना है। अगर मान लीजिए कोई दल है क्योंकि हम तो देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो पूरी देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, कहीं कहीं पर वो प्रतिनिधित्व किसी विशेष एरिया का या विशेष वर्ग का करते हैं, और हमें लगता है कि उनके साथ आने से कुछ समाज का भला हो सकता है, और वो हमारी रीति सिद्धांतों के साथ चलते हुए सहयोग करते हैं, तो सहयोग लेके आगे बढ़ा जाता है। एक तो ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, जहाँ तक विषय चल रहा है कि जो किस प्रकार से जोड़ तोड़ और ये इस तरीके की राजनीति, तो इस पर भी, और जो आपने अभी कहा दुर्गेन जी कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बहुत अच्छी तरीके से लड़ती है, हम आपको बताएं केवल चुनाव ही नहीं, हमारी पार्टी 365 दिन काम करती है। अगर आप लगातार पिछले कितने भी सालों का या कभी कभी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि चुनाव आ गए और हम सक्रिय हो गए। अन्य दल जो आप देख रहे हैं, वो दल क्या करते हैं कि चुनाव के 1 साल पहले वो योजना बना के सक्रिय होते हैं, 6 महीने पहले काफी तेजी पकड़ते हैं, और 3 महीने और 1 महीने में आखिरी में वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, और फिर वो उसके बाद जा करके बैठ जाते हैं अपने क्या बोलूं, एसी कमरों में कहिए, या जिस भी प्रकार की वो राजनीति उनकी या सोच जो रहती होगी। अब एसी में कमरों में कहने वाला रिलेवेंट बचा ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई नेता नहीं जो एसी नहीं चाहता। मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ। अब एसी कमरों वाला जुमला बंद करिए, खत्म करिए इसको, आज ही से यहीं से तिलांजलि दीजिए। मैं सारे लोगों से बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब एसी तो सबकी जरूरत है, और जो सत्ता में रहते हो उनको बहुत बड़ा एसी चाहिए। वो तो हमारे स्टूडियो में भी इस समय चल रहा होगा। हाँ, मैं उसका विषय नहीं कह रहा हूं। मैं खुद सुविधा भोगी हूँ, मैं सुविधा भोगी हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं जनवादी पत्रकार नहीं हूँ संजय चौहान की तरह, मैं जनवादी नहीं हूँ। एसी कमरे का नहीं, ये एक कहावत है, एसी के कमरे में जाके बैठ जाता है, बदलना चाहिए मोहित भाई, अब बदलना चाहिए मुझे लगता है।
हाँ, चलिए चलिए इसको बदल दीजिए। तो वो कंप्लीट वो करिए, मैं क्या- कंप्लीट करिए, मैं आगे जाऊंगा फिर, कंप्लीट करिए। अब जैसे यहाँ पर कांग्रेस के तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं, वरना मैं कह देता कि जो है विदेशों में छुट्टी मनाने चले जाते हैं। अभी ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, अब नहीं जा रहे हैं वो आजकल, अब भाषण देने जा रहे हैं, वहां से निशाना साध रहे हैं वो। विदेश विषयांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, हम लोग मुद्दों पर हैं, मुझे लगता है ठीक रहेगा। जी जी। और जहां तक अभी माननीय राजनाथ जी की बात आप विजिट की कर रहे थे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं और ये वो, तो मैं बता दूं कि वो माननीय रक्षा मंत्री और हमारे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा वो लखनऊ के सांसद भी हैं। तो आए हैं, तो स्थानीय स्तर पर उनके कई कार्यक्रम लगे हैं, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर का हो, हनुमान मंदिर या अटल कन्वेंशन सेंटर छावनी में भी कई कार्यक्रम। और जो आपने बताया कि जो कॉलेज में वो गए, नदवी जी की उनको उनकी डेथ हो गई थी, तो उस कार्यक्रम में भी ट्रिब्यूट पे करना, तो ये मुझे लगता है कि कार्यक्रम है और सामान्य कार्यक्रमों को सामान्य तौर पर लेना चाहिए। ठीक बात है। राजनीतिक मतलब निकालने का तो फिर बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं। ठीक बात है। मैं किशन देव मौर्य के पास आऊँगा। मौर्य जी, समाजवादी पार्टी से तो आपकी पहले ही अनबन हो चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी, उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या मायावती जी के साथ जा रहे हैं, क्या इस तरह की खबरें आई हैं? बिल्कुल। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी ने कल ऐलान किया है कि हम बसपा को बिना किसी शर्त के समर्थन करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम बसपा को समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके देख लिया, बीजेपी से पूरी जनता परेशान है, चाहे उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे विकास के मुद्दे लेकर हो। क्या बात कर रहे हैं भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है मौर्य जी। मेरी बहुत अच्छा है, मैं बताना तो चाह रहा हूँ। नहीं, बताइए बताइए, मैं आपकी जुबान कतई नहीं पकड़ रहा हूँ, बोलिए। जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया पूरे उत्तर प्रदेश का 90% कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज ने भाजपा को जमकर वोट दिया। चाहे वो योगी जी आदरणीय मोदी जी के नाम पे दिया, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट दिया। लेकिन जब अन्याय इसी समाज पर होता है, कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज पर अन्याय होता है, तो पूरी भाजपा सरकार अपने जुबान पर और अपने कान पे ताला लगाकर बैठ जाती है। तमाम घटनाएं हुई, कासगंज में घटना हुई मौर्य साक्य सैनी समाज के साथ, आगरा में एक कुशवाहा बहन के साथ बलात्कार होता है, योगी जी के बिरादरी का व्यक्ति बलात्कार करता है। वैसे योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, अपराधियों का घर गिरा देते हैं, लेकिन चूंकि वो योगी जी की बिरादरी का व्यक्ति है, उसके घर गिराने नहीं गए। मुसलमान अगर कोई गलत काम हैं, संत की कोई जाति नहीं होती मौर्य जी, तो उसका घर गिरा दिया जाता है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, अगर उनकी कोई जाति नहीं, मुसलमान कोई अगर गलत काम कर दे तो उसका घर गिरा दिया जाता है। लेकिन अगर योगी जी बिरादरी का व्यक्ति अगर किसी का बलात्कार कर दे तो पूरा पुलिस प्रशासन मिलकर और पूरा आगरा। ठीक बात है। आप अपनी बात कह रहे हैं। बसपा को क्यों चुना? क्योंकि कहा जाता है कि बसपा भी भाजपा की बी टीम है, वोट इधर से जाए चाहे उधर से जाएगा भाजपा में ही। वह देसी का जो कहावत है कि गुड़ खाएं गुलगुला से लीक। देखिए, सच्चाई ये है, बसपा को बदनाम करने का प्रयास है। सच्चाई है, कभी अगर भाजपा को कोई असली में हरा सकता है, भाजपा को अगर कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है तो बसपा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की जातीय। मौर्य जी की आवाज मुझे लगता है कि कहीं बाधित हो रही है। के आधार पर किसी का वोट है तो बहुजन समाज पार्टी का हर जगह उत्तर प्रदेश में वोट बिल्कुल नहीं है। चाहे मौर्य जी, अचानक क्या हुआ? ऐसा क्या लगा आपको कि बहन जी में कि बिल्कुल बहन जी क्रांति कर देंगी, 30, 35, 40 सीटें जीत जाएंगे वो लोकसभा की, और आपने बिल्कुल बिना शर्त समर्थन दे दिया? क्या पॉलिटिकल डील हुई? जरा कुछ तो खोलिए हल्का फुल्का। कोई पॉलिटिकल डील नहीं, बिना बसपा के किसी नेताओं से मिले, बिना बहन जी से कोई बात नहीं। हमने समर्थन इसलिए किया क्योंकि हमारी और बसपा की विचारधारा एक ही है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा। बीजेपी में बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी फिर से बात कर रहे हैं, उनके सहयोगी बहन अनुप्रिया पटेल पहले से उनके साथ में है, मंत्री पद और पति को भी मंत्री बनवा दिया, पूरे घर भर को मंत्री बनवा दिया। इसी तरीके से निषाद साहब हैं, पूरे घर को विधायक, सांसद, मंत्री। तो इसी तरह कुछ आप भी डील कर लेते हैं बीजेपी से। आजकल तो बीजेपी बिल्कुल दरवाजे खोले कि पुराने लोग आ जाओ। देखिए, मैं बात जानता हूं कि आपके ओम प्रकाश राजभर साहब बीजेपी के हिसाब से काम करते हैं। वो 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में जरूर थे,
लेकिन उन्होंने वही काम किया जिससे भाजपा को फायदा हो और सपा को नुकसान हो। और ये बात महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार आदरणीय अखिलेश यादव जी को लिख के बताया, फोन पे बताया, मिल के बताया, और उसका चुनाव के बाद उनको परिणाम उनके सामने था। और जब हमने गठबंधन तोड़ा तो जिस तरह शीशा लेदर उन्होंने समाजवादी पार्टी की केशव देव मौर्य जी के साथ में अन्याय तो हुआ है। वही बात वो बार बार कह रहे थे कि भाई एक तरीके से राजभर को इतनी तवज्जो क्यों, और अंत में वही सब निकल कर आया। ये बात तो मैं भी थोड़ा बहुत सहमत हूं इससे। देखिए राजभर साहब को तवज्जो देने की दूसरी वजह भी थी, क्योंकि राजभर समाज का वोट पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में है, और महादल का कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज का वोट पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोने में है। चाहे आप चले जाइए बुंदेलखंड में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और चाहे आप रोहिलखंड में आ जाइए, और चाहे कहीं उत्तर प्रदेश के किसी कोने में। किशन भाई मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक छोटी टिप्पणी संजय चौहान से लूंगा। जनवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान। संजय जी, महादल के नेता किशन देव मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि उनके नेता ने अखिलेश यादव को कई बार चेताया कि भाई ओम प्रकाश राजभर को जरा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, बाकी लोग नाराज हो रहे हैं, बाकी जो कुनबे हैं जिनकी बहुतायत है, कुशवाहा काछी जो जितना पूरी बिरादरी है वो नाराज हो रही है, और पूरे प्रदेश में इस बिरादरी का दबदबा है। और तो इसके बाद नतीजा सामने है, वो कह रहे हैं। क्या इस तरह की कुछ बातें हुई थी क्या उस वक्त, और क्या ये बात सही है जो राजभर जी के बारे में कह रहे हैं? ये बिल्कुल सहमति हूं, और सबसे पहला LIO अखिलेश यादव जी का मैं था, और भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति रथ यात्रा निकाल करके सभी पिछड़ी जातियों में बैकवर्ड और दलित जातियों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल अब नई विचारधारा के साथ खड़ी है, और सबको लेकर के चलना चाहती है, और सबको सम्मान देना चाहती है, सबको हक देना चाहती है। सबसे ज्यादा हक तो मेरा मारा गया, क्योंकि वही चौहान था जहां राजभर थे। तो राजभर जी के आने से मेरी मैक्सिमम सीटें राजभर जी के पाले में चली गई, और अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि संजय सरकार हम लोगों को बनानी है, आगे हम लोगों को लंबे दौर तक साथ चलना है, इन्हें साधना है ताकि ये वोट भी हमारे साथ हो जाए। हमें लग रहा है अखिलेश जी ने सभी को यही गोली दे दी थी यही गोली इनको केशव देव मौर्य को भी दी, यही आपको पकड़ा दी, और असली मलाई काट गए राजभर। उस बयान से निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ, और जो तबका समाजवादी पार्टी को वोट भी देना चाहता था, धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर के वक्तव्यों से कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ उसने दिमाग बना दिया। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बीजेपी के साथ ये जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की बनती हुई सरकार को रोकने के लिए कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर रिप्लेस किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ। ऐसा भी कभी कभी फीलिंग होती है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो बात किशन देव मौर्य कह रहे हैं कि वो सपा को नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे थे। तो क्या ये इसमें प्लांट करने वाला भी चलता है क्या आप लोगों में राजनीति में? अब देखिए, जिस व्यक्ति की बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलेगा, जिसे अपने हितों की राजनीति करनी है, जितने टिकट बांटे, जितने टिकट लिए, उन्होंने 16 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। क्या और प्रदेश का कोई राजभर नहीं था? सारे टिकट उन्होंने बेचा, और समाजवादी पार्टी पर कभी आरोप नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी से भी टिकट बेचे जाते थे। इस चुनाव में वो आरोप भी समाजवादी पार्टी को और गठबंधन दलों को झेलना पड़ा। संजय जी, ये तो बीजेपी के एलआई भी करते हैं। मतलब राजू जी मुस्कुरा रहे हैं, राजू जी के पास बहुत सारे पुख्ता प्रमाण भी रहते हैं। बीच बीच में ऑफ स्क्रीन हमको डिस्कस किया करते हैं कि देखिए ये वाला इतने में चला गया, ये फला दल ने कर दिया, या डिका दल ने कर दिया। तो बीजेपी के बहुत सारे एलआईओ का जरा कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। संजय जी वही हो जाती है भाई साहब। मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा कि जिन दलों की अपनी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, अपने हितों की राजनीति करना है, पैसे के लिए राजनीति करना है, तो वो ऐसा करते हैं। संजय जी, मैं जरा राघवेंद्र जी के ले लूँ, चूंकि बहुत पूरा ही समय चला गया, राघवेंद्र जी को मैं नहीं ले पाया। हालांकि राघवेंद्र जी बुरा नहीं मानते हैं। राघवेंद्र जी, पूरी चर्चा, चूंकि मैं आपको इसलिए आखिरी में लेना चाहता था कि पूरी एक बार चर्चा आप सुन लें, और आप बड़ी जो ये हमारे
जिनको छोटा दल कहा जाता है, इनकी सियासत बड़ी होती है। नहीं, ये राजनीतिक, बड़े राजनीतिक दलों का भविष्य बनाते और बिगाड़ते हैं, ऐसा लग रहा है आजकल। संजय जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इनकी चर्चा हो रही ओम प्रकाश राजभर की भी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 2009 में बना और माननीय अखिल भारतीय संरक्षण में करीब 14 पार्टियां थी जी। माननीय हरवंश सिंह जी तो सांसद बन गए इन लोगों की कृपा से। उस समय भी आपने ओम प्रकाश राजभर जी के चरित्र को देखा ही होगा। दुर्गेंद्र जी, कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का ये दौर है। 1998 में 16 दलों ने मिलकर के अटल जी के समय में पहली बार जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ और आपने देखा कि आज तक सहने सहने चलता रहा, लेकिन इस गठबंधन के दौर में बहुत सी पार्टियां आज दिखाई दे रही हैं और बहुत सी पार्टियां अदृश्य हो गई। लगभग 14 दल, अभी मोहित जी कह रहे थे ना बहुत सारे लोगों को हम साथ चलते हैं लेकर, 14 से लेकर अभी 22-23 तक 14 बड़े दल छोड़कर जा चुके हैं जिनकी अपने राज्यों में हैसियत है। जो हमारे भाई अभी कह रहे थे दुर्गेंद्र जी, आज 6 राष्ट्रीय दल हैं। 3 ऐसे दल हैं कि जिनको राष्ट्रीय दल की उनकी मान्यता ही समाप्त हो गई। क्षेत्रीय दलों में क्या है, जातिगत महत्व को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने देखा कि अभी हमारे बसपा के भाई कह रहे थे हमने बिना शर्त समर्थन दे दिया। आज के समय में कोई बिना डील के कोई समर्थन देता नहीं। महान दल के साथ ये भी पुराने मित्र हैं आपके। हमारी बहुजन समाज पार्टी से, देखिए मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, हमारी बहुजन समाज पार्टी से कोई बात नहीं, बहन जी से कोई बात नहीं हुई, ना कोई डील हुआ। लेकिन बसपा और महान दल, मेरी 2 मिनट, आपने एक मिनट आपने आरोप लगाया तो सुन लीजिए। बसपा और महान दल की विचारधारा एक है। बसपा और महान दल की विचारधारा। किशन जी वो पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति नहीं है जो आप पे आरोप लगाए, वो विश्लेषण कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए राघवेंद्र जी। लेकिन केशव देव मौर्य जी का जो रोहिलखंड क्षेत्र था, वो रोहिलखंड क्षेत्र को छोड़ करके वो सेंट्रल यूपी में आ गए। सेंट्रल यूपी में आने के बाद आज जो नीतिगत मुद्दे हैं दुर्गेंद्र जी, इन नीतिगत मुद्दे पर कोई भी क्षेत्रीय दल लड़ता नहीं है। आज महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो रही है। जाट समाज कहता है कि साहब पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं। अनंतपाल तोमर के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण और महाभारत पर ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य है जो आज तक नहीं हुआ। 450 साल पहले वेद व्यास, अब आपके पास मुद्रा तो हो सकती है लेकिन आपके पास मुद्दे नहीं रहे। 11 अप्रैल से लेकर के और 19 मई 2019 तक 7 चरणों में चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को 37.36% मत मिला और उनके सारे गठबंधन को जोड़ लीजिए तो 41% मत मिला। भारतीय निर्वाचन आयोग को पहले तो यह तय करना चाहिए कि 41% में अगर सरकार का गठन हो रहा है तो 80% का गठन क्यों नहीं होता 80% की सरकार हो। दूसरी बात यह रही कि जो आप देख रहे हैं भाई, आज बीजेपी के साथ जो अलायंस पार्टियां हैं उनमें भी अनुशासन बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से रोजाना करवट इधर उधर लोग ले रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर है। कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने की जो बात मैंने कही है, हमारे भाई कह रहे थे कि आज हमने जो है शिवसेना की सरकार वहां बना ली। अरे भाई, आप आज जो है पूरे देश में 15 जगह आपकी सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, आज आप 4 जगह अलायंस की पार्टियां आपकी हैं। चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए। अरे तो राघवेंद्र जी वो सम्मान दे रहे हैं अपने एलाइज को, अपने एलाइज को सम्मान दे रहे हैं भाई। ले लीजिए। और सही मायने में तो ये है दुर्गेंद्र जी कि 9 जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ 9 जगह पर है। 11 जगह जरूर ये कह रहे, 2 जगह भी वो है। कुल मिलाकर के समाज को जिन मुद्दों को लेकर के, जिन घोषणाओं को लेकर के आप आए हैं, एक बहुत बड़ा तबका, ये जो तबका है जिस पर राजनीति हो रही है, संजय चौहान जी जानते हैं इन सब चीजों को। इसीलिए इन्होंने परिवर्तन मोर्चा बनाया था, तो बहुसंख्यक समाज को संरक्षक बना दिया था। ये राजनीतिक जो है अच्छे विशेषज्ञ हैं हमारे संजय जी, तो ये राजनीति को बहुत सारे लोग जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पर भी आपने देखा कि पूर्वांचल में जब मुख्तार अंसारी जी की पार्टी थी, उनके साथ सब जानते थे कि भाई मुख्तार अंसारी जी और ओम प्रकाश राजभर से मिलकर के किस तरीके की राजनीति है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपने देखा हो कि जो योगी जी ने सदन में बोला था कि पोषित माफिया, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार चंद्रचूड़ जी कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत से मुद्दे देते हैं सीधे उनके टेबल पर पहुंच जाते।
किसी भी राजनीतिक पार्टियों राघवेंद्र जी, ने कंप्लीट अभी करिए। तक अपने प्रत्याशियों का पोर्टल पर नहीं डाला कि भाई इनका आपराधिक ब्यौरा क्या है। और जो सही मायने में है कि जो सत्ता का आकर्षण पोषित माफिया रहते थे, वो क्षेत्रीय दलों के सामने एक जो वर्तमान में स्थितियां दिख रही हैं योगी जी को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से पूरा आप देख रहे हैं बहुत चीजें वो मत रहे हैं, उन सब चीजों में दुर्गेंद्र जी, राघवेंद्र जी, एक छोटा सवाल लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। एक छोटा सवाल आप लीजिए, उसका जवाब दीजिए कि जो ये दल हैं, इनको भाजपा की इनको जरूरत है या इन्हें भाजपा की ज्यादा जरूरत है? मैं ये जरा जानना चाहता हूं बहुत कम शब्दों में। दलों को भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा जरूरत है, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि आज इनका अस्तित्व जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी में जुड़ी हुई है, वो बात ठीक है कि जो इनके नीतिगत मुद्दे थे, निषाद वंचित समाज जो भी मुद्दे रहे कि भाई इनके आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन भाजपा के साथ जाने के बाद आपने देखा हो, चाहे बिहार में पार्टियां ले लीजिए, बिहार में विकासशील पार्टी भाजपा के साथ अलायंस में आई, इसके बाद ठीक है, आप आज मान लो नीतीश कुमार के साथ है, जितिन राम मांझी जी भी आपने देखा। तो कहने का तात्पर्य यह है, चलिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी, ठीक है राघवेंद्र भाई कंप्लीट। अब कि इनको भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, और भाजपा के पास में इस समय देखो सत्तारूढ़ पार्टी है, लगातार 9 साल से वो सत्ता में है, इसलिए मुद्दा और मुद्रा दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। और उन मुद्दा और मुद्दों पर ये लोग प्रखर होकर के जब तक एक एक जिले की एक एक लोकसभा सीट पर अगर ये लोग संघर्ष की रणनीति में उतरेंगे नहीं, तो आज ये निश्चित तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में अपना ट्रेंड जो है, शिवपाल जी के आने के बाद समाजवादी पार्टी ने कुछ चेंज किया है। जब आप धरातल पर लड़ेंगे नहीं, आपको ठीक है राघवेंद्र जी कंप्लीट। अब वक्त नहीं है, मैं मोहित पांडे के पास जाऊंगा। मोहित जी, विपक्ष जो शेप ले रहा है, उसको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मुतालिक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है और जो संकल्प है और जो हमें करना है, वो ये है कि हम पहले से अधिक सीटें हमको चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, काम किया है, काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पहले से बेहतर सीटें हम लोग लाएंगे, ये निश्चित है। और जैसा आपने वो ओपनिंग में कह दिया था इस डिबेट की कि 80 की 80 सीटें जीतने का है जो हम लोगों का। तो मैं अब एक बात आपको बता दूं कि हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये बसपा के बारे में बोल रहे थे अभी, महान दल के नाम तो महान है, लेकिन बातें वही सब थी जो क्या ही मैं बोलूं। तो 0 थी, 14 में 0 थी, फिर गठबंधन किया तो 10 आई बसपा की। है क्या कि विपक्ष के सामने अस्तित्व को बचाने का इस समय संकट है, और हमारे को सीट बढ़ाने की हमारी योजना है। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक बात, पूरी बात आपने कह दी। उत्कर्ष सिन्हा जी, फाइनल कमेंट। मोहित पांडे ने बड़ी बढ़िया बात कही कि विपक्ष के पास अस्तित्व का संकट है। मैं 10 सेकंड में देना चाहता हूं किशन देव मौर्य को। बोलिए मौर्य जी, 10 सेकंड केवल। अनम्यूट करिए महाराज, अनम्यूट करिए। अब 10 सेकंड लग रहा है, अनम्यूट करने में चला जाएगा हमें लगता है। नहीं सुन पा रहे हैं, तकनीकी दिक्कत है, सुधारिए इसको। चलिए कोई बात नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं। इसका आरोप कहीं हमारे आईटी सेल के ऊपर ना आ जाए। नहीं वो नहीं लगाएंगे, सपा वाले होते तो लगा देते, वो नहीं लगाएंगे। वो कह रहे हैं हम जो आदमी बिना सर समर्थन दे रहा हो वो ऐसा नहीं करेगा। उत्कर्ष सिन्हा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर है, उनके पास जाएंगे। तो उत्कर्ष सिन्हा, फाइनल कमेंट। मोहित पांडे ने बड़ी बढ़िया बात कही कि एक तरफ विपक्ष है, वो कह रहे हैं विपक्ष को अस्तित्व बचाने का संकट है और हमें परफॉर्मेंस बढ़ाने का संकट है। जरा इस पर फाइनल कमेंट दीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। ये बिल्कुल मोहित जी ने अपने एंगल से बात की, लेकिन इसका उल्टा अगर आप कर दें तो ये भी देखना है कि 9 साल के बाद, मतलब 10वें साल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें बचाना, अपनी सत्ता को बचाना है। और उसके लिए वो ठीक बात है कि सीटें बढ़ाना है, लेकिन जो हालात है उसके भीतर खतरे भी बढ़े हैं, चुनौतियां भी बढ़ी हैं, और इसलिए वो छोटे दलों को, अपने गठबंधन को बढ़ा रहे हैं। आखिरी बात जो मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं वो ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, पिछड़े वर्ग का वोटर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसलिए अगर आप देखिएगा
तो जितनी भी ये पार्टियां हैं जो अलग अलग इलाकों में सीमित हैं, वो सारी पिछड़ों के किसी न किसी एक वर्ग को लेकर के राजनीति कर रही हैं और वो वोटों को कंसोलिडेट होने के लिए सबकी जरूरत है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जरूरत हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हो, क्योंकि आज की तारीख में 2%, 1%, 1.5% जो वोट का स्विंग है, अगर वो किसी को मिल जाता है तो बहुत सारी सीटें उसकी झोली में आ जाती हैं, और जिसको नहीं मिलता है वो लड़खड़ा जाता है। तो बस मसला इसी का है कि 1% वोट, चाहे राजनाथ नदवे जा रहे हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी एक बार फिर से विचार कर रही हो, चाहे बसपा को समर्थन महान दल ने दिया हो, ये चुनावी चौसर बीत चुकी है। अब आप समझ पाइए तो समझ लीजिए कि कौन किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।